हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर में कि एफ और आर में क्या संबंध होता है। अब हम इस लेक्चर में देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में यानी उत्तल दर्पण में एफ और आर में क्या संबंध होता है। तो हम मान लेते हैं कि एम एन हमारी कोई एक रेखा है जो कि इंसिडेंट हो रही है, यानी ये इंसिडेंट रे हो गई एम एन, जो कि एफ पी सी यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक, एम एन इज एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट अपीयर्स टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस एफ। और हमें पता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई इंसिडेंट रे आती है और वह रिफ्लेक्ट होती है तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होती है या अपीयर होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या बनता था, वर्चुअल इमेज बनता था किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। अब ये यहाँ से आई इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, एन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो यह क्या होगा, फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई अपीयर होती है। ठीक, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, यानी रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियमानुसार एंगल आर क्या हो जाएगा, एफ एन सी के इक्वल, यानी कि ये होता है एंगल ऑफ, ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल बराबर हो जाएगी। देखिए बराबर कैसे हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब हम सेंटर से क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन क्या दर्शाएगा, रेडियस, क्योंकि ये एक सर्किल रहा होगा तो सी क्या है, उसका सेंटर पॉइंट है और सेंटर से कोई लाइन जो होगी वह सरफेस पे जब जाती है या सर्कमफ्रेंस को जब टच करती है तो वहाँ की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो ये भी एक प्रकार की रेडियस है और हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है वह टेंजेंट पर क्या होता है, लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे, तो जब इधर हुआ परपेंडिकुलर तो इधर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से मानेंगे तो अगर ये इधर परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इधर भी परपेंडिकुलर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अभिलंब का काम करेगा। ये नॉर्मल हो गया हमारा, और नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण होता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण होता है। ठीक, तो ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण आपस में बराबर हो गए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार। ठीक, अब हम देखते हैं कि एंगल आर जो होता है वह एंगल एफ एन सी के बराबर होता है। एंगल आर यहाँ पे हो गया और ये एंगल एफ एन सी हो गया, यानी ये वाला एंगल, दोनों आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में टच करती हैं, क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पे एक एंगल जो बनेगा वहीं पे वही चीज़ यहाँ भी एंगल बनता है। इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो यहाँ पर भी ये लाइन और ये लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ पे आई इक्वल टू आर मिल रहा है और यहाँ पे आई इक्वल टू एफ एन सी मिल रहा है। ठीक, आर इक्वल टू एफ एन सी मिल रहा है, यानी कि ये आई और ये एफ एन सी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आई इक्वल टू एफ एन सी इक्वेशन थर्ड यहाँ पे प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं ये वाला आई के बराबर हो गया, एंगल आई के बराबर हो गया। ठीक, इस वाले इक्वेशन के अनुसार अब हम जानते हैं कि ये एम एन और ये पी सी जो था, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों क्या है, पैरेलल में है। जब दो पैरेलल लाइंस किसी एक तीसरी रेखा द्वारा कट होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, यहाँ पे और यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं संगत कोण या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। ठीक, और ये क्या था, शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट।
ऑप्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल आई इक्वल टू एफ सी एन मिल गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस थी और ये तीसरी लाइन इसको कट कर रही है। ठीक, तो ये एंगल क्या हो गया, इस वाले आई के बराबर हो गया, यानी ये वाला एंगल आई हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं। इस वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया, यानी कि जब दो एंगल या दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का निर्माण होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल एफ सी एन और एंगल एफ एन सी आपस में बराबर हो गए हैं। कहाँ से हुए हैं, ये वाले थर्ड और फोर्थ को जब मिला दिया हमने, आई इक्वल टू एफ एन सी था और आई इक्वल टू एफ सी एन था, तो दोनों को जब मिला दिए तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, एफ सी एन और एफ एन सी। तो इस वाले ट्रायंगल में एफ सी एन में देखा गया, अगर इस वाले ट्रायंगल एफ सी एन में देखा जाएगा तो एफ सी एन इक्वल टू एफ एन सी हमें प्राप्त होता है, यानी कि दो एंगल आपस में बराबर हैं तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। इस प्रकार दो भुजाएं जो इनके करस्पॉन्डिंग आर्म्स हैं या साइड्स हैं वो भी बराबर हो जाए। इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड इस वाले की साइड ये है। ठीक, तो इसके सामने वाला इसके बराबर हो गया और इसके सामने वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एफ सी एन के सामने वाला साइड एफ एन यहाँ पे और एफ एन सी के सामने वाला साइड एफ सी आपस में बराबर हो गए। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके क्या होता है। अगर ये आर्मेचर जो है बहुत छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, एन पॉइंट पी पर आ जाएगा। ठीक, व्हेन आर्मेचर इज टू स्मॉल देन क्या हो जाएगा, पॉइंट पी एन वाला जो होगा, एन सिचुएटेड एट पी, यानी पी पर आ जाएगा। ठीक, ये वाला इस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो एफ पी है वो एफ एन के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एफ एन क्या हो जाएगा, एफ एन इक्वल टू एफ पी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 6 था, ये 7th इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 7th हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं 5th और 6th और 7th से, फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 7th इन दोनों से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ एन बराबर एफ सी बराबर एफ पी मिलेगा, यानी एफ पी इज इक्वल टू एफ सी प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पे। ठीक, ये वाला एफ पी इसके एफ सी के बराबर मिल जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन 8 हो गया। अब हम जानते हैं नाउ, अगर P और C को मिलाया जाए, P C, तो क्या मिलेगा, पी एफ और एफ सी के बराबर मान सकते हैं, पी एफ प्लस एफ सी। ठीक, पी एफ या एफ सी प्लस एफ सी, या इसको पी एफ को एफ पी लिख दें क्योंकि यहाँ पे एफ पी लिया है, तो एफ पी प्लस एफ सी हो जाएगा, यानी एफ पी और एफ सी को जब ऐड कर दिया जाएगा तो यह पी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं कि एफ पी और पी सी क्या है, आपस में बराबर हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, एफ सी को हम एफ पी लिख सकते हैं, तो एफ पी प्लस में एफ सी को एफ पी लिख दें। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे पी सी क्या है, सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस है, तो ये क्या होती है, रेडियस होती है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ पी क्या हो जाएगा, एफ पी हमारा फोकस है, तो ये भी फोकस हो गया, या यहाँ से देखा जाए R इक्वल टू 2F, या इसी को देख लिया जाए F इक्वल टू R/2, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, तो यह प्रूफ हुआ। अब हम इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखवा दें कि उत्तल दर्पण में क्या हो गया, माना Mn कोई आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही या गिर रही है, जो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन,
परावर्तन के पश्चात यह फोकस F से परावर्तित होती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, F से परावर्तित होती हुई प्रतीत हो रही है। तो परावर्तन के नियमानुसार एंगल I इक्वल टू एंगल R समीकरण 1 मिलेगा हमें। अब क्या करेंगे, एंगल R जो होगा वह एंगल FNC के बराबर हो जाएगा। एंगल R जो रहेगा ये वाला एंगल ये FNC के बराबर हो जाएगा। और क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन यानी कि समीकरण 2 1 और 2 से, ठीक, यहाँ से देखा जाएगा ये वाला समीकरण थर्ड बन जाएगा। इसको मिला देंगे तो I बराबर R है, R बराबर FNC है, इसलिए I बराबर FNC मिल जाएगा यहाँ पे। अब क्या है, MN समांतर है PC के, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल I इक्वल टू एंगल FCN है। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण हो जाएगा। ठीक, एंगल I है ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, क्योंकि ये ऐसे पैरेलल आ रही थी और ये भी पैरेलल है और एक तिरछी रेखा, तीसरी रेखा इसको काट रही है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में बराबर हो गई, तो संगत कोण मिल गया। अब देखते हैं कि FCN बराबर FNC, इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को मिला दिया गया तो FCN बराबर FNC मिल गया। ठीक, क्योंकि I बराबर यहाँ पे FCN है और I बराबर FNC यहाँ पे है, तो इसको जब मिला दिया जाएगा तो FNC बराबर FCN यहाँ प्राप्त हो गया और ये इक्वेशन 5वां हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसी रिलेशन को देखते हुए इस वाले रिलेशन को यहाँ पे हमें दो, जब एंगल किसी ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल FCN में जब दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो दो साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसको बोला गया आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोला गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये FN बराबर FC मिल गया। अब क्या करते हैं, जब द्वारक बहुत छोटा हो जाए, जब द्वारक क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, द्वारक यानी कि ये वाला आर्मेचर ये छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, N वाला पॉइंट P पर स्थित हो जाएगा। तो क्या होगा, तो बिंदु P बिंदु N पर स्थित होगा, ये स्थित हो जाएगा। तो FN बराबर FP यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यानी ये वाला FN यहाँ से जो था वह FP के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 7वां मिल गया। अब ये 7वां और 6वां से जब मिलाया जाएगा, FN बराबर FC है और FN बराबर FP है, तो FC और FP आपस में बराबर हो गए। ये 8वां इक्वेशन मिला। अब PC को हम क्या लिख सकते हैं, FP प्लस FC, यानी इसको और इसको जब जोड़ देंगे तो यह इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो FP या PF हमारा क्या था, फोकस दूरी या फोकल लेंथ F, और ये पूरी दूरी क्या थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको FC और FP बराबर थे, यहाँ से ले लिए गए। ठीक, तो R इक्वल टू F प्लस F या R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ और यही हमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।